अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि JKSSB जनरल साइंस में दिया गया है सिलेबस में, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज दिया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ओवरऑल जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो पहले से आखिर तक पूरा देख लीजिएगा, फिर आपको मज़ा आने वाला है। और बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। बस आप वीडियो को पहले से आखिर तक पूरा देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारा मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारा PDF जो भी है वो आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात। सबसे पहले देखा गया कि जब ग्लास रॉड को रब करते हैं स्लिक के साथ जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं स्लिक के साथ, ठीक है, तो जो ग्लास रॉड है वो स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। नंबर 1, ग्लास रॉड स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, अगर इबोनाइट रॉड रब करते थे फर के साथ, इबोनाइट रॉड रब करते थे फर के साथ, ये इबोनाइट रॉड भी, इसमें भी एक पावर आता था ताकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे। इसी तरह कॉम, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कॉम को आप हेयर के साथ आप रब कीजिए, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को आप रखिए नीचे। ये कॉम जो है उसके बाद इनको अट्रैक्ट कर लेता है। अब मसला पैदा हुआ कि सर जी, ये ग्लास रॉड जब हमने रब किया सिलिक के साथ, इबोनाइट रॉड जब रब किया फर के साथ, ये कॉम जब रब किया हेयर के साथ, हुआ क्या? एक्चुअली रब करने से क्या होता है? सबसे पहले ये जो ग्लास रॉड में, इबोनाइट रॉड में, कॉम में ये पावर आ गया ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे। जो एजेंसी इसको ये पावर देता है ताकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे, उस एजेंसी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हम यहां पर लिख लेते हैं, द एजेंसी दैट प्रोवाइड्स this attractive power to attract small pieces of paper। इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने का जो ताकत देता है वो एक एजेंसी होती है, और उसी एजेंसी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। So the agency that provides this attractive power to attract small pieces of paper, लिख लिए, small piece of small particles is called electricity। तो अब आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे हम लिख सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स भी, टू अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जब हमने कॉम्ब को रब किया हेयर के साथ, ये कॉम्ब छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। जो एजेंसी इस कॉम्ब के अंदर ये ताकत देती है कि ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करे, उसी एजेंसी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है उसका नाम? इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखना है, असल में अब मसला यहां पर यह होता है कि सर जी, ये जो आपने बोल दिया, सर जी आपने बोल दिया कि भाई कॉम को हेयर के साथ ये किया, कॉम में आ गई अट्रैक्टिव पावर आ गया। लेकिन ऐसा क्या होता है अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब हमने, मान लीजिए हम ग्लास रॉड और स्लिक की बात करते हैं, यहां से ये ग्लास रॉड है, यहां से ये स्लिक है। अच्छे से सुन लेना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हमने ग्लास रॉड को स्लिक के साथ रब किया, एक्चुअली पता क्या होता है काम? देखिए,
असल में आपको याद रखना है, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा जब आप बचपन में 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, कि जो भी एटम होता है उसके अंदर 3 चीजें होती है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, जो एटम होता है उसके अंदर 3 चीजें होती है। कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आगे जाके उसके भी हमें उतना डीप नहीं जाना है। तो एटम जो होता है यूजुअली हम कहते हैं क्लास 9th की अगर बात करेंगे उस लेवल तक, 9-10th की लेवल, तो एटम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जी, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज होता है नेगेटिव। जी, ये जो प्रोटॉन होता है, अब ये चार्ज होता क्या है मैं अभी ये समझाऊंगा। ये जो प्रोटॉन होता है इसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब एटम 3 चीजों का, और एटम 3 ही चीजों का नहीं बना होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है एक, मिसाल ये प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी एक उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, फिर एंटी प्रोपॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, सारे के बहुत सारे फर्मियॉन्स होते हैं, पाइमेसॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और लेकिन हमें खाली 3 पर फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो स्टेबल एटम होता है, जो भी कोई स्टेबल एटम होता है, आपको पता होगा जो स्टेबल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये याद रखना है। जो भी हमारे पास स्टेबल एटम होता है, ठीक है, स्टेबल जो होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। देखिए अब होता क्या है, जब हम एक को दूसरे के साथ रब करते हैं, एक चीज को दूसरे के साथ रब करते हैं, मान लीजिए आपने ग्लास रॉड को रब किया विद, इसको क्या बोलते हैं, सिलिक के साथ। देखिए होता क्या है, ग्लास रॉड सबसे पहले ही न्यूट्रल था, यानी स्टेबल था, इट वॉज एन स्टेबल एंटिटी। स्टेबल का मतलब ये न्यूट्रल था। इसी तरह सिलिक को जब हमने रब नहीं किया, ये भी स्टेबल था, दैट मीन्स ये भी न्यूट्रल था। जब ये दोनों न्यूट्रल थे, ना ही इस पर चार्ज कोई था, ना ही इस पर कोई चार्ज था। लेकिन जब हमने क्या काम कर दिया, ग्लास रॉड को सिलिक के साथ रब किया, जब हम रब करते हैं इनमें से, इन दोनों में से क्या होता है काम, किसी एक में से, देखिए जब हम रब करते हैं, ये ग्लास रॉड है और हमने सिलिक के साथ रब किया, जब हमने रब कर दिया, हो सकता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। मान लेते हैं अगर ग्लास रॉड में, लेट अस फॉर एग्जांपल अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, 100 प्रोटॉन्स थे, तभी तो ये न्यूट्रल बना। मान लीजिए सिलिक में 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, और 50 प्रोटॉन्स इसमें है। देखिए होता क्या है, प्रोटॉन्स तो अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसके साथ तो कोई छेड़खानी हो नहीं सकती जब हम रब करते हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स कंजर्व रहेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है, जब इन दोनों को, आप समझ लीजिए कि इसको, इस एंटिटी को आप इस एंटिटी के साथ रब कर रहे हैं, अब होता यह है प्रोटॉन और प्रोटॉन को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत अंदर होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कुछ आपस में हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब हम इनको रब करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है यहां पर ये ट्रांसफर हो जाए इसमें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाए, अब यहां पर 99 ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और 100 प्रोटॉन्स रहेंगे, प्रोटॉन्स में चेंज हुए। लेकिन जब यहां पर अब इलेक्ट्रॉन आ गया एक एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 51 इलेक्ट्रॉन आ गया और 50 प्रोटॉन्स आ गए, दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया यहां पे 99 इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, 99 नेगेटिव, यहां पे 100 पॉजिटिव है। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे एडिशनल होता है। जब यहां पे इम्बैलेंस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं होता है, तब हम बोलते हैं बॉडी चार्ज आ गया। अब इस बॉडी पे चार्ज आता है। अब चार्ज कैसे, आज कौन सा चार्ज आता है, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब सीधे से समझ आता है, यहां पे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए, दैट मींस प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज बन गया।
मगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए प्रोटॉन की से, इलेक्ट्रॉन्स 51 है, प्रोटॉन्स 50 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज बन गई। तो इसका मतलब इनमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है काम, जब हम दो चीजों को रब करते हैं, रब करने के समय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक चीज से दूसरे चीज में, है ना। जब ऐसा हो जाता है तो ये चीजें क्या करती है, ये चार्जड बनती है। इसका मतलब होता है ये पहले न्यूट्रल बॉडीज थी, ग्लास रॉड, सिलिक, दोनों न्यूट्रल, लेकिन जब हमने इसको रब किया, रब करने के समय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जो इससे पहले बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, न्यूट्रलिटी थी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे, अब वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है अल्टीमेटली चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब एक साइड से पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक साइड से नेगेटिव चार्ज बनता है, और जब इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, इसी चार्ज की हेल्प से ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये है थोड़ा इसका पस मंजर के होता क्या है एक्चुअली। अब सर जी आपने बोला कि ये चार्ज इस पे आता है, सर जी चार्ज क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं चार्ज क्या होता है। हमेशा याद रखना आप चार्ज की डेफिनेशन, अगर आपको कोई भी पूछे, आपको बोलना है चार्ज जो है इट इज समथिंग, ये कुछ है। जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं बस यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। चार्ज जो है ये कुछ है, मगर ये क्या है वो नहीं पता। ये कुछ है मगर ये क्या है वो नहीं पता, तो इट इज समथिंग पॉजेस्ड। पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, इट इज समथिंग पॉजेस्ड बाय material objects due to which the electrical effects and other related effects are observed। तो इसका मतलब अगर आपको चार्ज कोई बताएगा चार्ज क्या होता है, आपको बताना है चार्ज जो हो ये कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या है वो नहीं पता। चार्ज कुछ ना कुछ है मगर क्या है वो नहीं पता, लेकिन चार्ज हर किसी में होता है, और इसी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और इसके साथ जो जुड़े बाकी इफेक्ट्स है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इसके साथ जो भी जुड़े इफेक्ट्स है वो इसी की वजह से दिखाई देते हैं। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब चार्ज एक ऐसा बुनियादी चीज होता है, चार्ज एक ऐसा बुनियादी चीज होता है जो हर किसी मैटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और इसके रिलेटेड जो साथ इफेक्ट्स है वो देखे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब चार्ज हमें समझ आ गया। अब चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज का, एक टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और वो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। असल में पहले ये रब करने से ही देखा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक हमको समझ आ गया कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। अब सर जी चार्ज भी समझ आ गया, लेकिन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो चलिए देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Number 1, unlike charges attract each other। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक है। अब दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर लाइक होते, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, like charges repel each other। प्रॉपर्टी नंबर 2। सो इसका मतलब अगर यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को बोलेगा दूर हो जाओ,
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बोलेगा दूर हो जाओ। इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इसको बोलेगा दूर हो जाओ, ये भी इसको बोलेगा दूर हो जाओ। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज जो है इट इज कंजर्व्ड। सर जी क्या मतलब चार्ज कंजर्व्ड है? यानी दैट इज इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, जितना अल्लाह ताला ने, जैसे हम कहते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मास बनाया हुआ है उतना ही है, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से चार्ज जितना भी दुनिया में प्रेजेंट है वो कंजर्व है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही हम इसको और बना सकते हैं, ना ही हम कोई चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मिसाल हमारे बैटरी, मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, हम इसको किसी और बैटरी के साथ, मिसाल पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब पावर बैंक में जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे मोबाइल में। मगर ऐसा नहीं होता है कि ओवरऑल हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं। और ट्रांसफर तो हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। इसके बाद अभी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब? मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर यहां पे +2Q चार्ज है, अगर यहां पे +3Q चार्ज है, तो ये आपस में ऐड होके +2Q +3Q बनेगा +5Q चार्ज। इसका मतलब ऐड भी होते हैं। इसी तरह अगर यहां पे +2Q होता -2Q होता, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या बनता? ये 0 बनता। इसी तरह अगर आपके पास +5Q होता एंड -7Q होता, ये दो अलग अलग चार्जेस है, तो ये आपस में ऐड होके, इसका मतलब ये ऐड होते हैं। टोटल चार्ज कैसे निकाला जाता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो -7Q + 5Q ये बनेगा -2Q। इसका मतलब चार्जेस ऐड भी होते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये होता है जितना भी, जो भी आपको चार्ज है, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 सो ऑन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E, ठीक है। तो E जो है, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट्स इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है? सर जी चार्ज इज क्वांटाइज्ड तो समझ ही नहीं आया। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम उसका इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना, उतना ही वैल्यू होगा। उसके छोटा आपको कहीं पर भी दुनिया में चार्ज नहीं मिलेगा। मिसाल आप बोलोगे सर क्या 0.5 टाइम्स E चार्ज दुनिया में प्रेजेंट होगा? तो मैं कहूंगा नहीं। सर फिर कौन कौन से चार्जेस अवेलेबल होंगे दुनिया में? तो चार्जेस क्वांटाइज्ड ही बताता है। खाली वो चार्जेस होंगे जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ दिस E होगा। दैट मींस अगर आप 1E दोगे, हाँ ये होगा। 2E ये भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है 2E। अब आप बोलोगे 1.5E, सर क्या ये प्रेजेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज खाली वो वैल्यूज लेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E होगा। चार्ज -1E भी होगा क्योंकि n इक्वल टू +-E भी, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। -2E भी, क्या चार्ज -1.5E होगा? नहीं। चार्ज कभी कोई भी दुनिया में ऐसा चार्ज नहीं होगा जो पॉइंट्स में होगा। इसका शॉर्ट में ये मतलब है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज लेट सपोज अगर 1E है या 2E है, इसके बीच में कोई नहीं होगा। इसके बीच में 1.1 वाला भी नहीं दुनिया में प्रेजेंट होगा, 1.2 भी नहीं। इसका मतलब जितने भी इसमें इंटीजर्स के हैं, सॉरी ये डेसिमल वाले चार्जेस है, वो कभी भी नहीं प्रेजेंट होंगे दुनिया में। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है
all charges present in this world are integral multiples of the charge on an electron। समझ आ रहा है? तो इसके बाद अब आखिरी प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या प्रॉपर्टी है? बताता है अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, मान लीजिए Q1, और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, मान लीजिए Q2, तो कूलम्स लॉ बोलता है ये चार्ज ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर ये लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल फोर्स लगाएंगे, अगर ये अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन कूलम्स लॉ बताता है, कूलम ने बता दिया, मान लेते हैं इनके सेंटर्स के बीच में r डिस्टेंस है। कूलम ने बताया लेट सपोज जो भी आपस में, लेट सपोज ये चार्ज Q1 इस चार्ज Q2 पर फोर्स F अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है, इसी तरह ये Q2 इस Q1 पर भी यही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। तो कूलम ने बताया ये जो फोर्स होगा, जो ये चार्जेस एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सो इसका मतलब यह हो गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। ये नंबर 1 उसने कहा। और कूलम ने यह भी कहा कि ये जो फोर्स होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी इनके बीच में डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सो विल राइट हियर कंबाइनिंग, इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू एंड कांस्टेंट से खत्म करते हैं तो ये बनता है इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसी K को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इस K को, और इस K का वैल्यू किसके बराबर होता है? इस K का नाम पहले मैं बता दूंगा, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक, इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और ये जो K है ये होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, इसका क्या है वैल्यू K का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। सर जी ये एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट समझ ही नहीं आया। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, it is the permittivity of free space, or epsilon R, it is the relative permittivity of the medium, it is the relative permittivity of the medium। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के बदले खाली एप्सिलॉन भी लिखा जाता है, और एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब आप पूछोगे सर ये परमिटिविटी क्या होता है, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अभी बस जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है 10th में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन परमिटिविटी होता क्या है? देखिए परमिटिविटी होता है सिंपली कि एक मीडियम, मिसाल के तौर पर ये मीडियम है, मिसाल ये एयर है, ये एयर अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करेगा। ये एयर, कोई भी मीडियम जो होगा, एयर होगा, वाटर होगा, कोई भी मीडियम जो भी है, डेंसर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, जो भी कोई मीडियम होगा, वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अच्छे से सुनो, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अभी बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। कोई भी मीडियम अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एलो करेगा, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एलो करेगा, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है क्या। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब लेकिन सर जी, यहां तक तो आपने सर जी बोला, लेकिन
मेथड्स क्या है चार्जिंग के, तो इसको भी देख लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए जब हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं, है ना, हम कैसे यूजुअली चार्ज करते हैं, अगर हमारे पास ये बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये बॉडी है आपके पास, इसको आपको चार्ज करना है, ये अनचार्ज्ड है, आप कैसे इसको चार्ज करते हैं, आप इसको किसी चार्जड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। जब इस चार्जड बॉडी के साथ इसको कांटेक्ट में लाएंगे तभी तो ये चार्ज होगा। इसका मतलब चार्जड बॉडी अनचार्जड बॉडी चार्जड बॉडी के साथ कांटेक्ट में जब आती है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से चार्ज होता है। अब मेथड्स कितने हैं अब वो देख लो, आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान है, आराम से देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देख लीजिए, अब चार्जिंग के कुछ तरीके हैं। नंबर 1, एक होता है डायरेक्ट मेथड। सर जी डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड होता है, देख लीजिए, मान लेते हैं ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, तो अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम। ये आपके पास स्फीयर है, ये स्फीयर आपको यहां पे इसको ग्राउंड किया गया है, ये ग्राउंड है, ठीक है। हमने यहां पे एक स्फीयर, इस स्फीयर को आपको चार्ज करना है, ये फिलहाल अनचार्ज्ड है, ये क्या है, अनचार्ज्ड। अब इस अनचार्ज्ड स्फीयर को आपको चार्ज करना है। मान लेते हैं हमने यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर लाया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को सीधे इसके साथ कांटेक्ट में लाओ। तो जब हम सीधे इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे, ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा, और जब इसके साथ एक कांटेक्ट में आ जाएगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस है। देखो ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड का मतलब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होंगे। लेकिन जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहां पर क्या होता है काम, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इधर से इधर जाते हैं, ये जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके नजदीक आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स सारे इधर जाते हैं। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होते हैं, इसका मतलब ये बॉडी क्या बनती है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो इसका मतलब विद द रिजल्ट ये बॉडी भी क्या बनती है, पॉजिटिवली चार्ज। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है जो हमारे पास घर में चार्जिंग के मेथड्स होते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये समझ लीजिए आप, ये चार्ज्ड स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। हमें इस चार्ज को करना है, इसको करना है चार्ज। अब हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। यहां पे एक वायर लगाते हैं, अब इस वायर के थ्रू यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब यहां पे हमने सीख लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो चार्ज हमने चार्ज्ड बॉडी ली होगी, वही चार्ज्ड अनचार्ज्ड बॉडी में भी आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी थी, जिसको चार्ज करना था वो भी पॉजिटिव बनता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये भी पॉजिटिव चार्ज ही बनता है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होती, मिसाल के तौर पर हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो अगर ये नेगेटिव होती, होता क्या उस टाइम पे आप देख लीजिए, जब ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो असल में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्जेस अब क्या करते काम, देखिए अब यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब होता ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते, वो क्या करते काम, वो इधर से ट्रांसफर हो जाते। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, वो प्रोटॉन्स के साथ मिलेंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर बनेगा। तो इसका मतलब इस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो चार्ज चार्ज्ड बॉडी पे होता है, वही चार्ज अनचार्ज्ड पे भी आ जाएगा जब इसको चार्ज करेंगे। लेकिन एक और मेथड है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर जी ये क्या होता है, यहां पे कांटेक्ट कोई नहीं होता है, नो फिजिकल कांटेक्ट, यहां पे कांटेक्ट वंटेक्ट कुछ नहीं होता है। सर जी चार्ज कैसे होता है, समझ लीजिए, ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज्ड है,
हमें इस स्फीयर को क्या करना है काम, मान लीजिए पहले स्फीयर इधर है, इस स्फीयर को हमें क्या करना है काम, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, इसको हमें चार्ज करना है, इस स्फीयर को चार्ज करना है, ये अभी अनचार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जब हम इसको चार्ज करते हैं ना, हम इसको एक दूसरे के साथ ना ही कांटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, ना ही एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बस हम इस बॉडी को इस अनचार्ज्ड बॉडी के क्लोज लाते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो जब हमने इस चार्ज्ड बॉडी को क्लोज लाया इसके साथ, लेकिन जब ये अनचार्ज होगा, इसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है कि नहीं, क्योंकि अनचार्ज्ड है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। अब इसका मतलब जब हमने इसको इसके क्लोज लाया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, मान लीजिए ये बी है ये ए है, बी में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जब हमने इसको यहां पर इसके क्लोज लाया पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, जो इधर प्रोटॉन्स होंगे वो क्या काम करते हैं, जो इधर प्रोटॉन्स होते हैं इधर, वो प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो रिपेल होते हैं, इसकी वजह से, इस चार्ज्ड बॉडी की वजह से रिपेल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहां पे आते हैं और यहां साइड से प्रोटॉन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इसका अट्रैक्शन होता है, हमें पता ना, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, जो भी इस बी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस साइड से लाते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको धक्का देकर पीछे साइड से लेते हैं। अब होता क्या है, चूंकि हमने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था, अब हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था ना, यहां से क्या होता है काम, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से इन प्रोटॉन्स को पेयर में खत्म करते हैं, यानी इनका चार्ज खत्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसने इसको खत्म किया, इसी तरह इसको, और अल्टीमेटली बॉडी में क्या हो जाता है काम, बॉडी में ऐसे हो जाता है। अभी ये तीसरा स्टेप है, अब ये प्रोटॉन्स तो ऐसे ही है ए बॉडी पे, लेकिन बी बॉडी पे कुछ इस तरह आ जाता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब सर पॉजिटिव चार्ज कहां गया, पॉजिटिव चार्ज सारा ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उन इलेक्ट्रॉन्स ने उन प्रोटॉन्स को खत्म कर दिया। अब देख लीजिए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अभी किस साइड से है, खाली इसी साइड से है, लेकिन अब हम क्या करते हैं काम, इसको हटा देते हैं। जब हम इसको हटा देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 4 में इसको हटा लो, और जब इसको हटा लोगे ये सारा नेगेटिव चार्ज फैल जाता है सारे के सारे पे, ठीक है। इसका मतलब हो गया, हमें इनिशियली कौन सी चार्ज्ड बॉडी थी प्रेजेंट, पॉजिटिव, हमने उसकी हेल्प से नेगेटिव चार्ज बॉडी में लाया। इसका मतलब इंडक्शन से अपोजिट चार्जेस चार्ज होते हैं, यानी अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी, अगर आप इंडक्शन से चार्ज करवा रहे हो, तो जो दूसरी बॉडी चार्ज होगी उसमें पॉजिटिव नहीं, उसमें नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव बॉडी ली है, उसकी वजह से तो दूसरी पर चार्ज आ जाएगा बाय इंडक्शन, वो पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ध्यान रखना है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 है। यहां तक समझ आ गया, कोई मसला नहीं। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास 2 चीजें होते हैं, चलिए पहले इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। सर जी अब हमने चार्ज भी देखा, चार्ज के मेथड्स भी देखे, सब कुछ देखा, चार्ज होता क्या है, एवरीथिंग अबाउट चार्ज हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए जब चार्जेस चलने लगते हैं, जब चार्जेस चलने लगते हैं, सो हम लिखते हैं व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, या व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन चार्ज फ्लोज। अच्छा, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को बता दूं, इससे पहले मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं, एक्चुअली 3 चीजें बताना चाहता हूं। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, हमारे पास एक मटेरियल होता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं जिनमें चार्जेस इजीली पास होते हैं, कैन इजीली पास थ्रू इट। जो भी सबस्टेंसेस जिनमें चार्जेस इजीली पास हो सकते हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं मेटल, जैसे हम कह सकते हैं वाटर, जैसे हम कह सकते हैं साल्ट का सॉल्यूशन, इसी तरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें। एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर।
इंसुलेटर वो वाले सबस्टेंस होते हैं जिनमें इन विच चार्जेस कैनॉट पास, इसमें चार्जेस नहीं पास हो सकते, नहीं चल सकते हैं। इन विच चार्जेस कैनॉट पास, जैसे एग्जाम्पल हम रबर को कह लेते हैं, एग्जाम्पल हम कहेंगे लेट अस सपोज कंक्रीट, कंक्रीट भी इंसुलेटर होता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें, वुड होता है, एटस्ट्रा एटस्ट्रा। एक और चीज होता है उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है काम, उसमें ना ही चार्जेस उतना इजीली पास हो सकते हैं, ना ही चार्जेस बिल्कुल ही पास ही नहीं हो सकते, ना ही इसका मतलब दोनों के दरमियान, ना ही कंडक्टर की तरह के चार्जेस सारे इजीली पास हो, ना ही इंसुलेटर की तरह के चार्ज कोई पास ही ना हो। बीच वाला रास्ता इख्तियार किया है। कुछ चार्जेस पास होते हैं, कुछ चार्जेस पास नहीं होते हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ द चार्जेस कैन पास थ्रू इट। सर जी एग्जाम्पल सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ठीक है, तो ये सारे जर्मेनियम, ठीक है, तो सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारी चीजें हमारे पास सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब मटेरियल के तीन टाइप्स होते हैं। एक मटेरियल होता है जिसमें चार्जेस इजीली पास हो सकते हैं, चल सकते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें चार्जेस नहीं चल सकते उसको बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे आपने देखा होगा रबर, कंक्रीट, वुड। और कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनमें चार्जेस पूरी तरीके से तो नहीं चल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि चार्ज चले ही ना, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। सर जी ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैं बोलता हूं जब भी चार्जेस चलने लगते हैं, जब भी चार्जेस चलने लगते हैं तो हम कहते हैं ये करंट हो गई प्रोड्यूस। सो इसका मतलब जब भी चार्ज चलने लगे हम कहेंगे देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका मतलब कितना चार्ज, सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू सम क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए ये वायर एक है, इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में एक यूनिट टाइम में, मिसाल एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू करंट, इट्स इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो जाएगा वो आपका करंट होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू आई टी। अब इस करंट का SI यूनिट्स भी देख लीजिए। SI यूनिट ऑफ करंट जो होता है दैट इज एम्पेयर। ये किसके नाम पे लिखा था? इन ऑनर ऑफ, ये एम्पेयर इसको क्यों लिखा गया? बिकॉज एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इसको रखा गया, और उस साइंटिस्ट का नाम था एंड्री मैरी एम्पेयर। उसी के नाम से करंट का ऐसा यूनिट रखा गया एम्पेयर। सर जी अब अगर आपको आएगा एक एम्पेयर किसके बराबर होता है, सो याद रखना है एक एम्पेयर होता है बराबर 1 कूलम पर यूनिट सेकंड। इसका मतलब अगर एक सेकंड में, मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे जो करंट इसमें चल रही है इस वायर में वो 1 एम्पेयर की करंट है। समझ आ रहा है? अब हमारे पास कुछ छोटे वैल्यूज भी है करंट के, जैसे 1 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, तो इसका मतलब 10 रेज़ पावर -3 एम्पेयर। दूसरा चीज ये हो गया पहला। दूसरा यूनिट हो सकता है माइक्रो में भी, 1 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर।
तो अगर आपको पूछेगा 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर तब हम कहेंगे एक करंट में, एक वायर में तब हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है जब उसमें 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तब हम कहेंगे उसमें 1 एम्पेयर की करंट चल रही है। समझ आ रहा है? अब समझ लेना है। लेकिन अब जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो होने के 2 चांसेस है, या तो कभी कभार पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे या तो कभी कभार नेगेटिव चार्जेस फ्लो होंगे, है ना। तो इसका मतलब या तो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे या तो आपके पास नेगेटिव चार्जेस फ्लो होंगे। जब आपके पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे तब जो आपके पास करंट प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। और जब आपके पास नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन आइडियली और एक्सपेरिमेंटली असल में क्या होता है काम, कन्वेंशनल करंट एग्जिस्ट नहीं होती है। असल करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का वेट ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब भारी कौन है? प्रोटॉन। जब प्रोटॉन भारी होता है ना, ये चल नहीं पाता है, और जब ये चल नहीं पाता है तो चल कौन पाता है? खाली इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स ही चलता है तो करंट खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन सर हम क्यों कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट है वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो फिजिसिस्ट थे जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब पहले डेवलप कर लिया, उसके बारे में डिस्कवरी की, उन्होंने ये मानकर चले कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं। उसका रीजन ये है कि तब नेगेटिव चार्जेस डिस्कवर नहीं हुए थे, तब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर, तब खाली प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ था। तो इसीलिए हमारे पास चार्जेस 2 तरह के होते हैं, और 2 तरह के अगर फ्लो होंगे तो इसका मतलब 2 तरह के टाइप्स ऑफ करंट भी बनेंगे। एक बनेगा कन्वेंशनल करंट, दूसरा बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? इसके बाद करंट के 2 और टाइप्स होते हैं, हम घर में यूज करते हैं इस टर्म को। एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी। सर जी एसी और डीसी क्या होता है? वो तो समझा लिया आपने, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। सर जी ये डीसी क्या होता है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। सर जी एसी और डीसी क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, एसी करंट वो करंट होती है जिसमें चार्जेस जो होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मैग्नीट्यूड इट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे इसका ग्राफ ऐसे होता है, अगर ये करंट होगा, अगर ये टाइम होगा, अगर इसमें ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा। मैग्नीट्यूड सेम नहीं रह रहा है। पहले 0 टाइम पे इतना रह रहा है, फिर जब टाइम बढ़ता है फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एक ही जगह पर मैग्नीट्यूड कायम नहीं है। अगर इस तरह की करंट होगी, जो हमारे घर में करंट होती है वो एसी करंट ही होती है, ठीक है। फिर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड रिमेन्स, मैग्नीट्यूड does not change with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका मैग्नीट्यूड अगर चेंज ना हो, इसका मतलब कुछ इस तरह, जितना पहले करंट का वैल्यू था, अगर पहले करंट का वैल्यू मिसाल 1 एम्पियर है 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पर भी 1 एम्पियर, 2 सेकंड, अगर ऐसा आपके पास ग्राफ आ रहा है कि करंट का वैल्यू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज नहीं होता है, जो पहले था वही कंटिन्यूसली रह गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और जो बैटरीज हमारे पास घर में यूज होती है वो डीसी बैटरी होती है, ठीक है, वो करंट जो देती है वो डीसी करंट देती है, ठीक है। लेकिन हमारे घर में जो यूज होती है वो एसी होती है, इसीलिए हम घर में इन्वर्टर का यूज करते हैं। देखिए 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है
जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे घर में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या काम करता है? वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और एक्चुअली जो हमारे घर में इन्वर्टर यूज होता है ना, उसमें रेक्टिफायर भी होता है मौजूद, उसमें इन्वर्टर भी मौजूद होता है। जो हम घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए इन्वर्टर्स यूज करते हैं ना, जो हमारे घर में बैटरीज के साथ में इन्वर्टर्स मिलता है बाजार से, उसमें दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेक्टिफायर भी प्रेजेंट होता है, इन्वर्टर भी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इसको स्विच करना है। जब भी इसको पावर आ जाए, ठीक है, वहां से इसको वहां से एसी पावर आता है। मान लीजिए, देखिए ये बैटरी है, ये कौन सी बैटरी है? ये डीसी बैटरी है। अब जब मान लीजिए पावर अभी ऑन है, अभी उधर से पावर आ रहा है, वो कौन सा पावर आ रहा है? एसी। अब ये कैसे एसी को समझेगा? ये डीसी बैटरी है, तो इसका मतलब यहां पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, तो इसका मतलब रेक्टिफायर। अब मान लीजिए पावर गया, अब बैटरी को वापस देना है ना पावर घर को, तो जब पावर देगा, लेकिन हमारे जो घर में हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो डीसी पे नहीं चलते, वो एसी पे चलते हैं। इसका मतलब अगर वो एसी पे चलते हैं, बीच में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, तो वो इन्वर्टर काम करता है। तो इसका मतलब जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है उसके पास रेक्टिफायर भी होना चाहिए, उसके पास इन्वर्टर भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नाम उसको बोलते हैं इन्वर्टर। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास खाली इन्वर्टर सर्किट होता है, उसके पास रेक्टिफायर सर्किट भी होता है, इन्वर्टर सर्किट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को समझा होगा। अब अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में सबसे पहला चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फिर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दूंगा। और फिर आपका बन जाएगा ओम्स लॉ। यह आपका अगला लेक्चर होगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस के बाद हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। और उसके बाद आखिरी लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो ये आपका तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप बने रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।